कुछ दिनों के बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के दो बच्चे और हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा न था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर न मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी में करने लगा। खेती का तार भी न जानता था। वही मजदूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं, खुशामद करने में कुशल होते थे। इसलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार का भी लगाना पड़ता। कहने को तो वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजदूर भी उससे त्योरियां बदलते। जमींदार का प्यादा भी उस पर धौंस जमाता। भोजन में किफ़ायत करनी पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी तो लड़कोरी थी, उसे भी भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजदूर भला क्यों रियायत करने लगे थे। सारी कसर बेचारी प्यारी पर निकलती थी। वही एक फालतू चीज़ थी, अगर आधा ही पेट खाए तो किसी को कोई हानि न हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की जोत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी, अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटियां चल जाती हैं, वह भी रोध होकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपये रोज़ की मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊँगा। अब आगे लड़के बाले हुए हैं, इनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया। हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई। उसका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी न हुई थी। यह धुन कैसे सवार हो गई। उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई। बोली, मैं तो जाने को न कहूँगी, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है, फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक न बनी तो अब क्या बन जाएगी। इस तरह एक दिन चले देंगे, मन की मन में रह जाएगी। फिर अब पोरुख भी तो थक रहा है, यह खेती कौन संभालेगा। लड़कों को मैं चक्की में जोतकर उनकी ज़िंदगी नहीं खराब करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया, घर पर जब तक आधा मिले सारी के लिए न धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूँगी। मथुरा आद्रकंठ होकर बोला, भाभी, यह तुम क्या कहती हो। तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं तो रसातल को चला गया होता। इस गिरस्ती के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह गुला दी। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च बरच भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन। यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे क्या लिखेंगे। बच्चों के बिना इनका भी जी न लगेगा। वहाँ दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्चा होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी, कुछ दिन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यह बंधन रहा तो जाने से फ़ायदा ही क्या। बोली, बहन, तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का सारा कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि से एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जाकर हलवा और पूरियाँ पकाई। जब से इस घर में आई, कभी एक दिन के लिए भी अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदा साथ रही,
आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूले हुए हैं, तो उसके जी में आता वह भी इसी भांति निर्द्वंद रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु वह ममता जिस खाद्य को खा खा कर पली थी, उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर शुद्ध होने से न रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही है। नई नई चीज़ों को देखने, नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रियाशून्य सा कर दिया था। प्यारी के सर सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र खर्च के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस्त आ रहे थे। उन दोनों की औषधियों को पीसना कूटना आदि सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे। लड़कोरी न होकर भी वह बच्चों के लालन पालन में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत। मारने से बच्चे जिद्दी या बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है। कभी कभी उनके साथ खेलना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठे रहें, हाथ पैर न हिलाएं, तो यह नहीं हो सकता। बच्चे तो स्वभाव से चंचल होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। ढेले का खिलौना हजार घुड़कियों से बढ़कर होता है। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती थी मानो कोई सनक कर बक रहा हो। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए, जिससे वह दृश्य देखना ना पड़े। हाँ, घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। ज्यों ज्यों समय निकट आता था, उसकी वृत्तियाँ शिथिल होती जाती थी। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी बिंदु की ओर ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती थी। मन को समझा रही थी, वह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते। यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई ज़बरदस्ती है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद लेना चाहती तो रोने का सा मुंह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भड़बड़ में उसको इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। वह इतनी विहल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुधि न रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा झोंकू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती थी, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोकू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोकू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोकू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती। वह काम करने को क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मगर उसे झड़क देने को जी न चाहता था। उसे इस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे शोभ का वेग कम हुआ। जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेती को उठा दो।
पर प्यारी का गर्व यूं ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्र न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता है मैं उसके आसरे बैठी हूँ, यहाँ उसको भी खिलाने का दावा रखती हूँ। उसके चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि न मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो अब विशेष कोई काम नहीं रहा। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। वह अब साफ सुथरे कपड़े पहनती, मांग चोटी की ओर से भी उतनी उदासीन न थी। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपये हाथ में आते ही उसने अपनी गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खेतों को सींचकर खुद खाली हो जाता था, अब निकासी की नलियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा और अब उसमें हल्की हल्की लहरें भी थी। खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोगू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहीं क्या करता रहा? जोगू ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोगू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हाले बहाने करता, अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन तो हार में नहीं रह सकती थी, इसलिए अब उसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज न होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ से कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी। यहाँ आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन तुम दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात समझती नहीं हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो ऊंचवा के खेत पड़े सूख रहे हैं, आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ। सवेरे मैं पहुंचता तो कोई और आकर ने छेक लेता, फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती, तब तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ पागल, मैं तो कहती हूँ कि जान रख कर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू, कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल में कभी सिर तक तो दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता, कहो तो रात भर काम करता रहूं। प्यारी, मैं क्या जानूं, तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे ज्वर आ गया था, पेट में दर्द था। झोंकू झेपता हुआ बोला, वह बातें जब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालें, अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे हैं, मैं न करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती? झोंकू, तुम बहुत करोगी, 2 बेर चली आओगी, सारे दिन तुम वहाँ नहीं बैठी रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भरने को तो होता नहीं, सगाई कर लूँ। 1.25 सेर खाता हूँ 1 जून, पूरा 1.25 सेर, 2 जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखो कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगे। हाँ, आधा आधा सेर के 2 रोटी बनाकर खिला दो तो खा लूँ। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 रोटी बनाता हूँ और उपले पर सेक लेता हूँ, कभी मट्ठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ जाता हूँ। प्यारी, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी, बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोखू, जरा बैलों को सानी पानी देता हूँ तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई ज़रूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए। ज्वार, बाजरा, सन, अरहर सब तो हैं, धान नहीं सही।
झोंकू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जो सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा, मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के ज़माने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ? मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे। मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों नहीं करूँगा? चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आध सेर में रह गए। एक दिन तोलो तब मालूम हो। तोला है, बड़े खाने वाले, मैं कहे देती हूँ, धान न रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं ही हलकान होऊंगा ना, यह देख किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को जी उबने का अनुभव न था। कोई काम न हो तो आदमी पड़कर सो रहे, जी क्यों उबे? बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूँगा, तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सूझती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे जाते हैं। प्यारी ने हार कर कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो? प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरते हो, तब 1 से 2 हो जाओगे। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबत की बात छेड़ दी मालकिन, किससे सगाई कर लूँ यहाँ? ऐसी महेरियाँ लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे? प्यारी, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी न चाहे? झोंकू, यह मैं थोड़ी ही कहता हूँ कि वह गहने न चाहे, हाँ मेरी जान न खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट न किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो ज़रूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं न कहूँगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी ही औरत मिलेगी तो करूँगा, नहीं इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो, हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। तो दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।